और बच्चों क्या हाल चाल। हमने एनपीओ में पहले ही 2 वीडियो लेक्चर में टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल, ट्रीटमेंट ऑफ फंड और सब्सक्रिप्शन, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एनपीओ की कुछ स्पेशल टर्म्स जो क्वेश्चन में हमारे सामने आती है और जिनका ट्रीटमेंट हमें समझना है। तो चलो बिना देरी किए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या फॉर्मेट रहता है। तो देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के जैसे ही बनता है। जो रिसीट साइड है वो डेबिट में है और जो पेमेंट साइड है वो क्रेडिट में है। मतलब पैसा आया डेबिट में नोट कर दो, पैसा गया क्रेडिट में नोट कर दो। तो हमें कैश बुक की तरह यहाँ पे कैश कॉलम, बैंक कॉलम ऐसे कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो ये कैश बुक के जैसे है, तो इसमें भी ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। इसमें कैश की भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, इसमें बैंक की भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, इसमें करंट ईयर की ट्रांजेक्शन भी लिखते हैं। यदि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हमने कोई भी पैसा पे किया है या रिसीव हुआ है वो भी इसी में लिखते हैं। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी पेमेंट किया है या रिसीव किया है वो भी इसी में नोट करते हैं। ट्रांजेक्शन चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, सारी इसी में नोट करते हैं। मतलब हमें ध्यान क्या रखना है, पैसा आया कितना, पैसा गया कितना, और वो हमें कहां पे नोट कर देना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो देखो इसका फॉर्मेट देखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च जो भी होगा वो हम नोट कर देंगे। रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। ठीक है, अब हमें रिसीट में क्या नोट करना है, सबसे पहले क्या नोट करेंगे, जो अपने पास बैलेंस होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी अपने पास में कैश का भी हो सकता है, अपने पास में बैंक का भी हो सकता है। दोनों की अमाउंट लिखेंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, टू ऑल रिसीट्स। हमें जितना भी पैसा मिला वो हम सारा लिख देंगे, चाहे वो किससे रिलेटेड हो, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, ओके, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो और चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो। चलो ठीक है, मतलब किसी भी ईयर से रिलेटेड हो हम यहाँ पे नोट कर देंगे। इसके अलावा चाहे वो कैपिटल नेचर का हो और चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, ये सारी चीजें हमें कहां पे नोट करनी है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में। ठीक है, अब पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट में क्या नोट करेंगे बताओ, बाय ऑल पेमेंट्स, जितने भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो सारे हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो यहीं पे नोट होगा। चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी अमाउंट है वो सारी इसी में नोट हो जाएगी। और फाइनली जब हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी यदि हमें कैश का और बैंक का अलग अलग बताया हुआ है तो हम लोग अलग अलग नोट कर देंगे, और यदि अलग अलग नहीं बताया हुआ है तो बैलेंस सीडी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एक साथ भी नोट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बहुत सिंपल सा अकाउंट है, केवल क्या ध्यान रखना है, पैसा कितना आया पैसा कितना गया और डायरेक्टली उसे नोट कर लो। पैसा आया वो रिसीट साइड में और गया वो पेमेंट साइड में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो कैसे बनता है और उसमें हम कौन कौन सी ट्रांजेक्शन नोट करते हैं। तो चलो देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसके जैसा होता है, पी एंड एल अकाउंट जैसा। पी एंड एल अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च जो भी होगा वो नोट कर देंगे। डेबिट में हमारे सारे एक्सपेंडिचर रहते हैं और क्रेडिट में हमारी क्या रहती है बताओ, इनकम रहती है। अब पी एंड एल अकाउंट में क्या हम हर ईयर की ट्रांजेक्शन नोट करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो पी एंड एल में कौन सी ट्रांजेक्शन नोट करते हैं बताओ, जो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे उसका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, चाहे वो पैसा हमें मिला या नहीं मिला, बस वो किस ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, करंट ईयर से, प्लस उसका नेचर क्या होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू इनकम प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमें नोट करना होता है। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर है वो कहां पे आएंगे, सारे डेबिट साइड में, और जो इनकम है वो कहां जाएगी बताओ, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो देखो यहां पे हम डेबिट में लिखेंगे टू ऑल रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट ईयर, वो किससे रिलेटेड होने चाहिए? करंट ईयर से रिलेटेड होने चाहिए। जो भी एक्सपेंडिचर है, टू लिखा, आगे उस एक्सपेंडिचर का नेम लिखा और अमाउंट लिख दें। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, एक तो वो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए और दूसरा उसका नेचर क्या होना चाहिए बताओ? रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। क्या इनकम में भी सेम रूल है? हाँ, इनकम में भी सेम रूल रहेगा। बाय ऑल रेवेन्यू इनकम और प्लस कौन से ईयर से रिलेटेड? करंट ईयर से रिलेटेड। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर नोट करेंगे, चाहे पैसा मिला या नहीं मिला, चाहे पैसा पे किया नहीं किया, उसका नेचर क्या होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। अब देखो, अपनी इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो जब हम लोग P&L बनाते थे तो उसमें क्या लिखते थे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। लेकिन यहां पे ये वर्ड यूज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका टारगेट प्रॉफिट अर्निंग है ही नहीं। जब टारगेट ही प्रॉफिट अर्निंग नहीं है तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वर्ड हम नहीं लिख पाएंगे। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एनपीओ की जो अकाउंटिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब फंड में पैसा हमारे पास ज्यादा हो सकता है या कम पड़ सकता है। ज्यादा होगा तो उसे बोलेंगे सरप्लस और कम पड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे? डेफिसिट। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस आता है, यदि क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है तो यहां पे क्या आएगा? टू सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर आएगा। और इसे ट्रांसफर कहां करेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड या जनरल फंड, जो भी हम नाम यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ठीक है, यदि मान लो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो क्या आएगा? बाय डेफिसिट, बैलेंसिंग फिगर आएगा। इसे भी कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल फंड में ही ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज नोट की जाएगी, यानी कि इन दोनों में से एक ही बैलेंस आएगा। आपको भी पता है कि एक साइड ज्यादा मिलेगी, एक साइड कम मिलेगी, तो बैलेंस जिस साइड कम है उसी साइड हमें नोट करना होता है। तो ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बार हम लोग वापस समझते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को इस बात से मतलब है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि उसका नेचर क्या है और वो कौन से ईयर से रिलेटेड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को इस बात से मतलब है कि करंट ईयर के रेवेन्यू इनकम कितनी है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, पैसा आया कितना और गया कितना, इस बात से इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कोई भी मतलब नहीं है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं किसका? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। ये अपने मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है और इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है। एक बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। द रिसीट एंड पेमेंट for the Swaraj Club for the year ended 31st March 20 were entrance fee 300, membership fee 3000, donation for the club pavilion 10,000, food stuff sales 1200, salaries and wages 1200, purchase of food stuff 800, construction of club pavilion 11,000, general expenses 600, rent and taxes 400, bank charges 160। इसके साथ में अपने को दिया हुआ है कैश इन हैंड 1 अप्रैल का 200, 31 मार्च का 350, कैश इन बैंक 1 अप्रैल का 400 और 31 मार्च का 590। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? बैलेंस लिखना है। कौन सा? ओपनिंग बैलेंस। तो उसे किस नाम से लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी। तो यहां पे लिखते हैं, देखो, टू बैलेंस बीडी। एक तो अपने को कैश का बैलेंस पता है और दूसरा किसका पता है बताओ? बैंक का। कैश की अमाउंट कितनी है? 200 ओपनिंग बैलेंस की, और बैंक की कितनी है? देखो 400। तो टोटल कितना हो गया बताओ? 600। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि अपनी इनकम कौन सी है, रिसीट कौन सी है और पेमेंट कौन से है। ठीक है, तो जितनी रिसीट है वो रिसीट साइड में नोट कर देंगे, जो पेमेंट है वो पेमेंट साइड में नोट कर देंगे, बैलेंस सीडी लिख देंगे, अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट। चलो शुरू करते हैं। तो एंट्रेंस फी 300, ये अपनी रिसीट है। एंट्रेंस फी 300। आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप फी 3000, ये भी रिसीव होती है एनपीओ को, जब मेंबर आता है तब। मेंबरशिप फी 3000। आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन 10,000, डोनेशन रिसीव हुआ।
अब डोनेशन जब रिसीव होगा तो रिसीट साइड में ही आएगा, डोनेशन हो गया 10,000, ठीक है। फिर लिखा है फूड स्टफ सेल्स, अब जब सेल किया है तो पैसा आएगा, तो फूड स्टफ सेल्स ये भी रिसीट साइड में आएगा एंड अमाउंट इज 1200, ठीक है। आगे देखते हैं सैलरीज एंड वेजेस 1200, ये हमारे पेमेंट है भाई, एनपीओ में भी तो एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, तो उनका पेमेंट है सैलरीज एंड वेजेस, और अमाउंट कितनी हो गई 1200। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है सैलरीज एंड वेजेस के बाद परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, तो यहाँ पे पेमेंट में लिख देंगे परचेज ऑफ फूड स्टफ 800। आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000, डोनेशन मिला रिसीट में आ गया, अब कंस्ट्रक्शन के लिए तो एक्सपेंडिचर करने ही पड़ेंगे, तो वो पेमेंट में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन अमाउंट 11,000। फिर आगे क्या लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस 600, पेमेंट है अपने को साफ नाम से ही पता चल रहा है, जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट आ गई 600। रेंट एंड टैक्सेस 400, ये भी पेमेंट है बाय रेंट एंड टैक्सेस अमाउंट इज 400। फिर क्या है बताओ बैंक चार्जेस, तो बाय बैंक चार्जेस अमाउंट है 160, ओके। अब हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए थे, सारे रिसीट और पेमेंट भी लिख दिए, अब क्या आएगा बताओ क्लोजिंग बैलेंस, क्या लिखते हैं उसे अपन बाय बैलेंस सीडी, कैश का भी और बैंक का भी, ठीक है। चेक कर लेते हैं कितना है, कैश का है 350 और बैंक का कितना है 590, 350 और 590, 940। फाइनली इनका क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे। अब जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन जब आएगा तो कोई ना कोई अमाउंट मिसिंग रहती है, तो हम लोग क्या करेंगे वो मिसिंग अमाउंट बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जनरली ओपनिंग बैलेंस मिसिंग हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट मिसिंग हो सकती है, वो क्वेश्चन रीड करके हमें आइडिया लगेगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो एक बार आप भी कंफर्मेशन के लिए दोनों साइड का टोटल कर लो, टोटल करने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, यदि नहीं है तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, कितनी अमाउंट का आ रहा है, रिसीट में है या पेमेंट में है, क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है क्या जिससे वो मिसिंग अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर सकें। चलो ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे टोटल करके देखते हैं। देखो टोटल कितना है, आप लोग भी करो मेरे साथ, 600 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 10,000 प्लस 1200, 15,100। रिसीट साइड का अपना टोटल आया 15,100। पेमेंट का देखते हैं 1200 प्लस 800 प्लस 11,000 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 160 प्लस 940, 15,100। दोनों साइड का टोटल इक्वल है, यहाँ पे कोई भी अमाउंट मिसिंग नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ तक अपने को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ ऐसी टर्म्स की बात करते हैं जो एनपीओ के अंदर यूज होती है, जिसमें कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें रेवेन्यू माना जाए या कैपिटल माना जाए, ठीक है। तो हम लोग अब वो समझते हैं कि क्या क्या ऐसी टर्म्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं डोनेशन के बारे में। तो डोनेशन होता क्या है ये समझते हैं, डोनेशन का ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो देखते हैं। तो हमें सबको पता है कि कोई भी एनपीओ हो उसकी अर्निंग का सबसे मेन सोर्स क्या रहता है, सब्सक्रिप्शन जो उसे मेंबर से मिलता है, और डोनेशन वो किससे मिलता है, बाहर वालों से। जब भी एनपीओ कोई ना कोई काम करेगी तो वो पब्लिकली पहले सबको बताएगी कि हम लोग ये काम करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग फंड कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग हमें पैसे दीजिए, ठीक है। तो वही डोनेशन होता है। डोनेशन दो टाइप का होता है, एक तो होता है स्पेसिफिक डोनेशन जिसका कोई ना कोई पर्पस हो, दूसरा होता है जनरल डोनेशन, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो हम लोग कहीं पर भी कोई भी रिलीजियस प्लेस है वहां पे गए और हमने वहां पे 10,000 रुपीज दे के बोला कि इससे गरीबों को खाना खिला देना, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे अपना पर्पस स्पेसिफाई किया है, ये डोनेशन कौन सा हुआ बताओ, स्पेसिफिक डोनेशन हुआ, ठीक है। और जनरल डोनेशन क्या होता है, हमने 10,000 रुपीज दिए लेकिन हमने पर्पस नहीं बताया, हमने नॉर्मली ऐसे ही दे दिए,
ठीक है, तो वो कौन सा हो गया बताओ, जनरल डोनेशन। तो जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है उसे कैपिटलाइज किया जाएगा, ये एनपीओ की लाइबिलिटी रहती है, और जो जनरल डोनेशन होता है उसका क्या करेंगे, उसे हम लोग नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, तो देखो ये रहा अपना टॉपिक डोनेशन। ठीक है, तो डोनेशन के कितने टाइप हो सकते हैं बताओ, दो टाइप हो सकते हैं। पहला कौन सा है, स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, और जब इसका पर्पस है तो हम क्या करेंगे, इसे कैपिटलाइज करेंगे। कहाँ पे शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड में, किसकी, बैलेंस शीट की। ठीक है, और जो जनरल डोनेशन होता है इसे कोई भी पर्पस के लिए हम रिसीव नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे कहाँ पे शो करेंगे बताओ, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि दिख रहा नहीं होगा पूरा। आई थिंक अब विजिबल है सबको। ठीक है, तो डोनेशन के बारे में मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। डोनेशन के कितने टाइप है बताओ, दो टाइप है। कौन कौन से हैं बताओ, एक तो स्पेसिफिक और दूसरा कौन सा है, जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन जो भी होगा उसका क्या करेंगे, कैपिटलाइज कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में। कौन सी साइड में, लाइबिलिटी साइड में। और जो जनरल डोनेशन होगा उसका क्या करेंगे, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है देखते हैं। डोनेशन का अपना काम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आता है अपना एंट्रेंस फी। तो देखो एंट्रेंस फी का सिंपल ट्रीटमेंट जो अपने सीए फाउंडेशन की बुक में लिखा हुआ है वो तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में इसे ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट अलग भी हो सकता है, ये बात भी बताई हुई है। मतलब यदि क्वेश्चन बोले कि इसे रेवेन्यू नेचर का आइटम ट्रीट करो तो हम रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे, मतलब उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो हमेशा क्या करना है बताओ, कैपिटलाइज करना है। तो देखो यहाँ पे एंट्रेंस फी, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, एडमिशन फी। इसे हमें क्या करना है बताओ, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करके कहाँ पे लिखना है, कैपिटल फंड में। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन कुछ आपको अदर ट्रीटमेंट बताता है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना लीगेसी। अब लीगेसी क्या होता है, ये थोड़ा वर्ड भी अलग सा लगता है। जब भी किसी भी पर्सन की विल के अकॉर्डिंग यानी वसीयत के अकॉर्डिंग एनपीओ को कोई भी एसेट पैसा मिलता है तो उसे हम लोग लीगेसी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कई पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी डेथ से पहले ही वसीयत बना के चले जाते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई मेरे मरने के बाद में मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो सब इस ट्रस्ट के नाम पे हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लीगेसी। और लीगेसी को क्या करना है, कैपिटलाइज कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो देखो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। लीगेसी, लीगेसी ये किस पे मिलती है बताओ, किसी की विल पे, आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन। और इसे क्या करना है बताओ, कैपिटलाइज कहाँ लिखना है, लाइबिलिटी साइड में, किस में, बैलेंस शीट में। चलो ठीक है, फिर आगे क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस है वो लाइफ टाइम से रिलेटेड होती है, किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं होती है। तो हम लोग उसे कहाँ शो करेंगे बताओ, बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में किस में ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, यदि करंट ईयर से रिलेटेड होती तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात होती, लेकिन ये तो लाइफ टाइम से रिलेटेड है, इसलिए इसे क्या किया जाएगा बताओ, कैपिटलाइज किया जाएगा। तो देखो लाइफ मेंबरशिप फीस है, उसे हमें क्या करना है बताओ, कैपिटलाइज। उसे हमें कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में। कौन सी साइड में, लाइबिलिटी साइड में। यदि क्वेश्चन हमें कोई और ट्रीटमेंट बताएगा तो हम लोग वो फॉलो कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगला आता है इंडोमेंट फंड डोनेशन। जब भी हमें कोई भी डोनेशन मिलता है, कोई भी फंड मिलता है और उसका कोई स्पेसिफाइड पर्पस होता है तो हम उसे इंडोमेंट फंड डोनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और फंड का क्या ट्रीटमेंट होता है, सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था, फंड जितने भी होंगे उनको हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड इनकम भी उसी में ऐड होगी और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी उसी से माइनस किए जाएंगे, उसका फाइनल बैलेंस वहीं पे शो किया जाएगा। तो देखो इंडोमेंट फंड डोनेशन में लिखा हुआ है कि ये हमें किसी भी डोनेशन से जो इनकम मिलती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये उसी पर्पस में हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो भी इसी फंड में से क्या किए जाएंगे बताओ, माइनस किए जाएंगे। फिर अगला है ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स। जब भी हम लोग न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल सेल करेंगे तो उससे रिलेटेड जो इनकम होगी वो रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नोट किया जाएगा।
हम लोग न्यूज़पेपर पीरियोडिकल के लिए जो पेमेंट करते हैं वो भी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नोट करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो इनकम हो रही है, जैसे हम रद्दी के भाव सेल करते हैं ना बाद में, तो वो नॉर्मली कहाँ पे लिखा जाएगा बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखो, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सच सेल इज शोन एज इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर लिखा है सेल ऑफ ओल्ड फिक्स असेट। फिक्स असेट को सेल करना कैपिटल रिसीट है, लेकिन इस पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कहां लिखा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, फिक्स असेट को सेल किया, पूरी अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, लेकिन उस पे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो कहां लिखा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यदि प्रॉफिट हुआ है तो इनकम साइड में और लॉस हुआ है तो एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, तो देखो सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स असेट क्या है? कैपिटल रिसीट है, लेकिन इस पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसे हम लोग कहां पे शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट वर्ड है अपना होनोरेरियम। क्या होता है होनोरेरियम? तो होनोरेरियम हम उस पर्सन को पे करते हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन हमारा एम्प्लॉय नहीं है। मतलब हम लोग एनपीओ के लिए कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिससे सर्विस ले रहे हैं वो अपना एम्प्लॉय नहीं है, उसको हम जो भी पेमेंट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? होनोरेरियम। ठीक है, और इसे कहाँ नोट किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये रेवेन्यू नेचर का होता है, एक्सपेंडिचर साइड में इसे नोट किया जाएगा। तो देखो होनोरेरियम जो है वो हम जब किसी से सर्विस रिसीव करते हैं जो अपना एम्प्लॉय नहीं है उसको पे करते हैं। इसमें ये बताया हुआ नहीं है, इसे कहाँ नोट किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इसका नेचर क्या माना जाता है बताओ? रेवेन्यू नेचर माना जाता है। ठीक है, तो आज हमने सीखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कुछ एनपीओ की टर्म्स, एक क्वेश्चन रिलेटेड किससे था? रिसीट एंड पेमेंट से। अगले वीडियो में हम मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, जो काफी बड़ा क्वेश्चन है, आपको पता है। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, और आप लोग रिव्यूज दोगे तो उससे मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बताएं कि आपको कौन कौन से चैप्टर के वीडियोस चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप आराम से पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।